रदरफोर्ड पे थे ना, ठीक है। बस बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, राइट। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोगों ने बस सेटल डाउन, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास जो एटम है, थॉमसन साहब ने तो अपना मॉडल बता दिया था, हाँ। अब बारी आई थी किसकी? रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल बता दिया था। अब रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल बताया था उसके बेसिस पर हम लोगों ने चीज़ें देख ली थी, है ना, कैसे क्या था। तो फटाफट से मैं एक बार रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको याद था फटाफट से कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए। तो इससे उसे क्या पता चला कि पहला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम, मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली है। यही कहानी पता पड़ी थी। दूसरा क्या पता पड़ा था बेटा उसको कि हमारे पास इन एन एटम there resides a positively charged nucleus, जिसके तहत तो हीलियम के पार्टिकल क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे बेटा। और तीसरा उसको क्या पता पड़ा था कि जो होल मास है, पूरा का पूरा मास है किसका बेटा? एटम का, वो कहां पर है? इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, और वो वन पॉइंट क्या था? दैट इज न्यूक्लियस। ये सारी कहानी हम लोगों को किससे पता पड़ी थी बेटा? बताओ। रदरफोर्ड के मॉडल से हमें यही तो चीज पता पड़ी थी। अब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हैं, और उसने कहा फिर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। तो कहता है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये सेंटर पे बैठा होता है। कैसे बैठा होता है न्यूक्लियस? सेंटर पे बैठा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूम रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में पूछा भाई ठीक है चलो आपने न्यूक्लियस का बता दिया, हाँ अल्फा पार्टिकल देख लिए, गोल्ड के पार्टिकल देख लिए, गोल्ड पार्टिकल से हमने अल्फा पार्टिकल मारे तो भैया ऐसे ऐसे स्कैटर हो गए। इलेक्ट्रॉन का क्या? तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये कहानी। अब आइए रदरफोर्ड के मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो पार्क में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, ठीक है, सपोज करो। अभी इतना कुछ क्यों हो रहा है? अब मान के चलो 3-4 लड़के बैठे हुए हैं। मानस ने देखा था कि मानस ने छुट्टी मारी थी कि इसीलिए? नहीं सर, वो घर नहीं गया था ना। अच्छा वो घर नहीं गया था बेटा। हाँ तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। सुनो, तो इस केस में वो जो सुंदर कन्या देवी होंगी वो होंगी न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक बात तू मानस से पूछ ले, चाहे तू अभी भी पूछ ले। वो लड़की बिल्कुल बीच में बैठी थी पार्क के। गलत नहीं है, सही था। तो आपको कैसे पता? मैंने देखा था और मानस को मैंने उस पार्क के चक्कर लगाते हुए देखा है ना। तो ये जैसे मान के चलो ये पार्क है, तो जो मानस है वो क्या करेगा? क्या करेगा? चक्कर लगा भाई इस लड़की को अब डायरेक्ट तो अप्रोच नहीं कर सकता, पहले धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू करेगा, अब घूम घूम के अप्रोच करेगा। अब ऐसा तो है नहीं मानस के अलावा सिर्फ मानस ही हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ मानस हो, पर हर बार पॉसिबल नहीं है। मानस के अलावा और भी प्रजाति हो सकती है। मैं नहीं था, मैं तो बाहर, मैं तो बहुत बाहर था, है ना। तो मैं था लेकिन मैं बाहर था। बाहर वाली कहानी फिर बोर है बताऊंगा, तो अभी सारी चीजें मजा खराब हो जाएगा। तो अभी जो है पहले आराम से सुंदर कन्या, यही कन्या। अब मानस ही घर पे घर वाले काम देगा ये वाली वीडियो। ये मानस मानस के बेटा घर पे दिखा दी बात, है ना। कह रहा लीड पहन के देखूंगा। सच बात है तो बता रहा हूँ ना, घर वालों को पता भी तो होना चाहिए ना हमारा बेटा क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट के अलावा। चलो अब देखो, इस कन्या के आसपास ही मानस घूमता है। तो मानस को कुछ देर के बाद लड़की एक हल्के से स्माइल पास करेगी और लड़का पिघल गया, लेकिन अब भी डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। तो मानस क्या करेगा? उसके पास जाने के लिए अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा अभी देखेंगे। तो मानस का जो रेडियस था वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम छोटा की बात है। कह रहा है मानस का छोटा हो रहा है।
रेडियस गंदी बात नहीं, मानस का रेडियस छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है। ठीक है, कन्या तो अभी भी वही की वही है कि कन्या हिली, सुंदर कन्या अभी भी नहीं हिली है। अब क्या करेगा, लड़की थोड़ा सा और हंस देगी और छोटा कर देगा। रेडियस और छोटा कर देगा। पता चले का बाबा नहीं हो। बेटा उससे बड़ा होता है। गंदी बातें नहीं, मेरे को ना मजबूर कर देते हो ऐसी बातें करने के लिए। सुनो अब ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में कि जब पहले मानस था, पहले जोश में था, वो वैसे वाले नहीं, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पर घूमते घूमते जब वो एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट आउट करेगा, लूज करेगा, उसके बाद धीरे धीरे थक जाएगा, रेडियस कम होगा और थकते थकते एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे घूमते घूमते थका है, बाकी कैसे नहीं थका, तो थकते थकते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फाइनली ये सब क्या हो जाएगा, मानस किसके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह, ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, ऐसा नहीं हो सकता। ये अब सुनो, इसको आप रदरफोर्ड की भाषा में समझ लेते हैं। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे अराउंड द न्यूक्लियस, और अगर वो ऐसा करते तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होता है तो इट विल रेडिएट आउट एनर्जी। जब वो रेडिएट आउट एनर्जी होगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली इट वुड फॉल ऑन न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। इसका मतलब रदरफोर्ड ने इसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे कि हाँ एटम स्टेबल कैसे रहता है। उन्होंने हाँ ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल से न्यूक्लियस की खोज हो गई थी, रदरफोर्ड के मॉडल से ही साइज ऑफ न्यूक्लियस बता, इन्होंने एक चीज और बताई थी, तीसरा चौथा जो पॉइंट था वो याद रखना, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले बेटा, एटम के मुकाबले। अब ये कितना छोटा है इस चीज को देखें तो ऐसा बोला जाता है बड़ी किताबों में कि सपोज कीजिए एटम और न्यूक्लियस में इतना बड़ा अंतर है कि आप लोग एक फुटबॉल ग्राउंड में बैठे हुए हैं और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पर आप एक सुई को रख दीजिए, उस सुई की जो टिप रहेगी ना वो तो आपका पूरा न्यूक्लियस है, और इतना बड़ा जो फुटबॉल ग्राउंड है वो क्या है, एटम। तो पूरा का पूरा इतना बड़ा एटम, लेकिन उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सिर्फ उस टिप पर। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, क्योंकि देखो पूरी बॉडी का मास कहाँ पे आ रहा है, इतने बड़े एटम में कहीं भी कुछ नहीं था, वो सब खाली है ना फुटबॉल ग्राउंड, पूरा पूरा का पूरा मास कहाँ पे आता है इस बॉडी का, सुई की उस टिप पर। इसका मतलब सुई की वो टिप बहुत ज्यादा हैवी है, और उसी को हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज वेरी, ये नहीं है तुम्हारे पास, तो इससे हमें ये पता पड़ता है बस कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, यानी कि बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला कोई चीज है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, क्लियर है। तो ये जो था यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड आपसे पूछी जाती है कि लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड क्या थी, तो आप लोग ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ही प्रपोज दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर तो नहीं बोला था उसने, क्या इन अ न्यूक्लियस। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या है, बट इफ this happens then while accelerating the electron will radiate out energy, क्योंकि वो एनर्जी, बेटे देखो कोई भी, अब आप मेरी बात सुनो, मैं अगर कहीं पे भाग रहा हूँ पार्क में किसी के पीछे ऐसे गोले होकर, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपनी एनर्जी लूज करूंगा ना एक टाइम के बाद, इसलिए तो मैं इवेंचुअली कहीं गिरूंगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट आउट एनर्जी एंड विल इवेंचुअली फॉल ऑन कन्या, नहीं अब न्यूक्लियस, कन्या पे मत अटक, भविष्य खराब हो गया। तेरे बराबर वाली लड़की बोल रही है कन्या पसंद आ गई, नहीं बेटा
ऐसी बातें क्लास में नहीं। मैं नहीं आती। मन उम्र नहीं है, ये बोल रहा क्यों तू लड़का बोल भी कौन रहा है है? चलो इधर देखो, एंड इवेंचुअली फॉरन न्यूक्लियस, लेकिन क्या ऐसा होता है? बट दिस डज नॉट, तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था, देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाए थे। ये इनकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अब ठीक है। अब देखो, अब तक मैंने आप लोगों को पिछली एक्टिविटी में क्लास में क्या कराया था? रदरफोर्ड कराया था। उससे पहले मैंने आपको एनोड रेस, कैथोड रेस के बारे में बता दिया था। उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब से इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब इसके बाद आता तो है आपके पास सीधा आपकी बुक में बोर का रूल, लेकिन बोर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में, से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो आपके पास पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का बेटा जो मास है और जो चार्ज है वो आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg में रहता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg का रहता है, और अगर उसके चार्ज की बात करें तो बिल्कुल सेम, बस ये चार्ज माइनस का रहेगा इलेक्ट्रॉन का, और ये चार्ज प्लस का रहेगा। ठीक है, तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज बस प्लस वाला रहेगा। ठीक है, चार्ज में सर ये कैसे हो गया फिर -9? बेटा ये तो चार्ज की वैल्यू है ना, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, बहुत छोटी चार्ज की वैल्यू है ना हमारे पास। एक्चुअली में एक यूनिट चार्ज को निकाला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, मतलब अगर आप चार्ज को डिफाइन करोगे ना तो आप करोगे +1 इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन का चार्ज बता रहे हो, और -1 इलेक्ट्रॉन यानी कि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहे हो। फिर इस E की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। ठीक है ना, तो ये तो यूनिट चार्ज वैल्यू है। ये सारी चीजें हम लोग 11th क्लास में जब आएंगे तब सीखेंगे ही, लेकिन अभी भी आपको ये चीज याद है, तो चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक चीज आती है आपके पास चार्ज टू मास रेशियो। क्या आता है बेटा? चार्ज टू मास। बेटा चार्ज टू मास जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी का अगर आपसे स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा तो इसका मतलब आपको वो क्या बताना चाह रहा है? चार्ज टू मास रेशियो। तो यहां से आप निकाल लोगे चार्ज टू मास रेशियो, मैंने दोनों का बता दिया, ये वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? तो ये एक छोटी मोटी चीजें थी जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, किसी भी बॉडी के पास से कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या बोला मैंने? किसी भी बॉडी के पास से कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन किसी भी बॉडी के ऊपर बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इस बात का केवल एक ही मतलब होता है कि अगर उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? इट मींस द बॉडी हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या लूज किए बेटा? उसने इलेक्ट्रॉन लूज करिए। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा हमारे पास? क्या पता पड़ रहा है यहां से? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ऐसे ही इसने बोला है, इफ अ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, इट मींस द बॉडी हैज क्या कर लिया उसने? गेन इलेक्ट्रॉन। बेटा लॉस्ट का अपोजिट गेन। ठीक है, गेन कर लिए। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको दो बॉडी दे रहा हूं और उस बॉडी में से इस ए न्यूट्रल बॉडी यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस ए को मैंने दो फॉर्म में लिखा है, ए प्लस और ए माइनस। इन दोनों में से ज्यादा मास किसका होगा? ए प्लस का या ए माइनस का? ए प्लस का। नहीं बेटा, बेटा खुद सोचो ना, ए प्लस तब बना जब उसने इलेक्ट्रॉन दिए,
तो उसी के ऊपर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और जाने का मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करें। इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती हैं इनका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पॉजिटिव। ये अभी आपकी बुक में नहीं है पर पता होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सिंपल सी चीजें चल रही हैं, इतनी तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आगे चलें। अब आते हैं फिर से सुंदर कन्या के पास, है ना। मानस को पार्क के बाहर घूमते हुए किसने देखा था, मैंने देखा था, है ना। और पार्क के अंदर सुंदर कन्या भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मानस के घर वालों को भी पता था कि मानस ट्यूशन से अब तक कितना फेमस कर दिया मैंने, है ना, कि मानस ट्यूशन से घर तक नहीं पहुंचा है। और सही कह रहा है, मतलब मानस ट्यूशन से घर नहीं पहुंचा था। और बेटे जब घर नहीं पहुंचा था तो आप ये बताओ वो कहाँ घूम रहा था मानस, लड़की के पीछे, लड़की के पीछे नहीं, पार्क में। कन्या के साथ, कन्या के साथ नहीं था, गलत बात बोल रहा है ये। बोल रहा है। देखो कन्या के अराउंड, मेरी बात सुनो, हाँ कन्या के अराउंड बोल सकते, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने कन्या के साथ कर दिया ना तो मेरा पूरा मॉडल खराब हो जाएगा, इसलिए कन्या के पीछे वो लगा पड़ा था। पर तुम्हें लगता है मानस से लड़की मिलेगी? सारे बड़ी शिद्दत लड़का मिलेगा। 377 आ गया है आर्टिकल नंबर 377 के हिसाब से बेटा इस दौर में लड़के भी साथ हैं। सर मैं बोल रहा हूँ लड़की मिलेगी तो लड़का भी मिल जाएगा। तो तुझे लड़का चाहिए? I am not feeling secure. बेटा शुभम मानस से दूर बैठ जा। बाप भाई नहीं घर पे, ये सब लड़के मैंने बोला अगर लड़की मिलेगी तो लड़का भी मिल जाएगा। तो लड़का चाहिए क्यों? दिमाग नहीं वो कह रहा है, एक कह रहा है बाप भाई नहीं है घर में, इस बात का क्या सेंस है? अच्छा अब वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं बोर साहब के पास। वैसे तो बोर मॉडल को बोर बरी मॉडल बोलते हैं क्योंकि आगे जो है बरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या काम किया था वो सब पूरा 11th, पर मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ क्या कहानी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं है, जो है उस लेवल पर जितना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझना, ठीक है। कहानी वहीं से शुरू करेंगे। सेंटर में कौन है? लड़की, न्यूक्लियस। यानी कि चलो तुम्हें मजा इसी में आ रहा है तो इसी का मजा ले लो। कन्या। अब ये क्या है मेरे पास? मानस, पार्क के बाहर क्या होता है बेटा? रास्ता। उस रास्ते के पीछे क्या था? मानस का घर। घर भी तो बोल दे, सिर्फ इतना बड़ा बोल के रह गया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, बिल्कुल देखो हम लोगों को हंसी मजाक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। हंस लो पर जब हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तब बिल्कुल फोकस एक बार, ठीक है। पढ़ेंगे ऐसे ही मजे में। तो ये मानस यहाँ पर था, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कहीं ना कहीं अगर मैं इसके बाहर घूम रहा हूं तो कल्प्रिट तो मैं भी हूं, मैं भी कहीं ना कहीं इधर देख यार भगवान ने खूबसूरती बनाई है तो देख तो सकते ही हैं। गलत करना गलत है, पर जब जा रहे हैं तो देखेंगे तो हम भी। और देख क्यों रहे हैं? एक लड़का है तो नॉर्मल सी बात है लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गई, अगर सही में लड़का है। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, कुछ सुन तो लो अब मेरी बात, अब मेरी बात तो सुनो। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, है ना। और उस रास्ते में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था, मेरे साथ और भी लड़के रहे होंगे, इक्के दुक्के भाई जो भी होंगे, अरे जो भी होंगे। और खुद सोचो रास्ता के बाद जो घर होंगे उसमें सिर्फ मानस का घर तो नहीं होगा, मानस के घर से भी और ज्यादा बड़े घर रहे होंगे, बड़े भी ना रहे होंगे तो मानस जैसे घर तो रहे होंगे, और रहे तो बिल्कुल इसी लाइन। देखो ये पार्क का रेडियस, ये उसके बाहर का रास्ता, ये मानस के घर वाला, तो सिर्फ मानस का घर तो नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे घर रहे होंगे, है ना बेटा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आते हैं बोर साहब। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, उसने कहा देखो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, पहली बात तो ये नहीं बता पाया भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही कैसे। अगर तुम उसे थोड़ा सा एक्सेलरेट कर भी देते हो
तो वो घूमेगा पर फिर कुछ देर के बाद एनर्जी रेडिएट आउट करेगा तो गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। रदरफोर्ड की लिमिटेशन यही तो थी। तो बोर ने एक बिल्कुल जो मॉडल है, बोर के मॉडल को हम लोग प्लैनेटरी मॉडल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बोलते हैं, थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ऐसी बोर के मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा। उसने कहा कि हमारे पास सेंटर में फिक्स्ड न्यूक्लियस रहता है और इस न्यूक्लियस के ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। ये सब क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं। और इनको ऑर्बिट्स बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो या फिर शेल बोल लो, बात एक ही है। तो उसने बोला द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स। देखो उस पेड़ पर उस पार्क में पेड़ भी थे, लेकिन मानस पेड़ पे चढ़ रहा था? मानस तो सिर्फ जो रास्ता बना हुआ है पार्क में चलने का बाहर गोलाई में, सिर्फ वहीं पर चल रहा है ना। मानस ने अपना रास्ता तो कभी नहीं बदला। मानस अच्छा बच्चा है क्योंकि उसने पेड़ पे नहीं चढ़ा, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स्ड पाथ है जिसके अराउंड मानस घूम रहा था और उसी फिक्स्ड पाथ को हम लोगों ने क्या बोला बेटा? ऑर्बिट। सिमिलरली अगर मैं बाहर खड़ा था तो मैंने भी अपना रास्ता तो नहीं बदला भाई, चक्कर तो बाहर का ही लगा रहा था, मैं पार्क के अंदर थोड़ी गया। पर हाँ, मैं यहाँ से मानस से घर पे फोन किया मैंने, तो यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तो जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तो जा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कतें होंगी। अब क्यों दिक्कतें होंगी अभी देखेंगे, जरा वो अभी देखेंगे। पहले आप बताओ ऑर्बिट समझ में आ गया बोर का? तो बोर ने पहले स्टेटमेंट क्या कहा? ओनली फ्यू परमिसिबल ऑर्बिट्स रहेंगी इसके अंदर, एंड उसके बाद आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले ये बोलोगे आर अलाउड टू रिवॉल्व इनसाइड द एटम इन ओनली फ्यू परमिसिबल ऑर्बिट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां यों कहीं ऐसे नहीं चला जाएगा, कुछ ऑर्बिट्स होंगी परमिसिबल ऑर्बिट, वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, और आपके पास दूसरी कहानी उसने बताई इसी में, वैसे तो कई सारी चीजें थी। आपसे अगर पूछेगा कि भाई आप ये बताओ फिर इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, तो बेटा यहां पर आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पहले तो आप मेरी ये चीज समझ लो, आपको सुनने में हो सकता है बेशक से नाम बड़ा लग रहा हो, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैं पहले दिन आपको करा चुका, याद है आप लोगों को? जब कंघी से बात की तो मैंने बताया था यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या हुए थे? वो पेपर्स अट्रैक्ट हो गए थे। अब देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। न्यूट्रल कौन बोल रहा है? ये अच्छा पॉजिटिव के पास रहता है ना, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और बेटा इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो यानी कि यहां पर आप लोग कहोगे देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए फॉर रिवॉल्विंग द फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व। किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए? नहीं। कहां से आएगी फिर वो घूमने की एनर्जी? सर उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं। मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ाई है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर भी लग रही है, क्योंकि याद करो ग्रेविटेशन। अब प्लैनेटरी मॉडल क्यों बोला है इस चीज को समझते हैं। प्लैनेटरी मॉडल में ये सन होता है, यहाँ पर अर्थ होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर ये चलते हैं और वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया, ये सन हो गया और बिल्कुल
सन और अर्थ के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तो यहाँ पर भी तो यही कहानी हो रही है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो यही चीज बोर ने बोला था कि भैया जैसे प्लेनेट घूमते हैं सन के चारों ओर, ऐसे इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने शेल बताई, ये तो न्यूक्लियस हो गया। जो फर्स्ट शेल थी इसको इन्होंने नाम दिया के शेल, जो सेकंड शेल थी उसको नाम दिया इन्होंने एल शेल, जो थर्ड शेल थी उसको उन्होंने नाम दिया एम शेल, और उसके बाद एक और शेल आएगी। मानस के घर के ऊपर अब अगर ज्यादा बदतमीजी तो हेलीकॉप्टर लगा देंगे, है ना। रिश्तेदारों का घर तो रिश्तेदारों का घर तो बेटा सबसे पहले देख लेता है चीजें। तुम घर पे नहीं पहुंचोगे उससे पहले फोन आ जाएगा, हाँ जी शर्मा जी आपका लड़का तो कन्या देख रहा, कन्या नहीं देख रहा, और कुछ ही बोले, कन्यादान तो बेटा बाद में होता है। इसको दान के बाद है। ऐसे बातें 9th क्लास में तो मत कर, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है हैं। चलो अब अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर कितने आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास के कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है, तो आप इसको लिखिए 1। एल कौन सी शेल है, सेकंड, ऐसे ही एम, ये और ये। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब आपसे अगर पूछा जाता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, आपसे अगर पूछा जाता है कि आपके पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इन अ शेल। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, के शेल की। तो इसका फॉर्मूला आता है 2n²। क्या आता है बेटा, 2n²। जो के शेल होगा उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो क्या, कितने भरे जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर। यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लास में कुछ बच्चे सो गए हैं, ठीक है, देखो रेजिडेंस हो गया वो। चलो अब मेरा मन कर रहा था मैं कैमरा दिखा दूं, पर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। दूसरा, जब तक मानस की बात चल रही थी तो बड़ा खुश था, ना सो गया, फिर सो गया है। चलो अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, दूसरा 2n² लगेगा ही। एल शेल की बात करूंगा मैं, ये किसका आ गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये के लिए हो गया। सिमिलरली एल के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 2 का स्क्वायर। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 एल के लिए। एम के लिए 18 और एन के लिए 32। तो ये बेटा अगर आपको बोलता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो आप कहोगे 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और अगले शेल में 32, एंड सो ऑन बाहर चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब रूल सुनो, आपकी मर्जी से आप इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं डाल सकते। पूरा रूल है, उसके हिसाब से आपको पहले के शेल फिल करनी पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल करोगे, तभी आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एल शेल पर जंप कर सकते हो, उससे पहले आप जंप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एटॉमिक नंबर बताए थे, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के सबको एटॉमिक नंबर बता रखे हैं। आपको ये भी बताया था किसी भी हमारे पास का एलिमेंट में एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो अभी के लिए हमारे पास किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर भी है। यही कहानी तो समझ में आती है। अब मैं के शेल की बात करूंगा तो मेरे पास यही है। अब हाइड्रोजन के पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मॉडल बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, ये कन्या अभी, और हाइड्रोजन का सिर्फ के शेल ही बनता है क्योंकि बेटा उसके पास केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये किसका आ गया, हाइड्रोजन का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अभी देखो बेटा, आप लोगों के लेवल पर, अभी 9th के लेवल पर
हम लोग बताते तो ऐसे हैं कि भैया ये K शेल है, फिर ये L है, फिर ये M है, फिर N है ना। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो यहाँ पे 2 भरूंगा, फिर यहाँ पे 8 आने चाहिए, फिर यहाँ पे 18 आने चाहिए थे ना। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो 1 2 3 4 है ना, ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके पास ग्रुप्स और पीरियड्स सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी आप लोग ऐसे समझो कि K तो 1 रहता है, अभी के मैं बता रहा हूँ बस अभी समझने के लिए। 2 L रहेंगे, फिर L कितने मान के चलेंगे 2, यानी कि हमें 2 बार 8 भरने पड़ेंगे। एक्चुअल में हमें यहाँ पर ऑक्टेट रूल को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? किसी भी एलिमेंट के पास आप 2 चीज पूरी कर दो, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दो। अब अगर आप लोग यानी कि आपको या तो 8 बनाना है या फिर 2 बनाना है, बस इसको ऐसे याद रखना, बाकी कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, मैं करा दूंगा प्रैक्टिस। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सर L को 2 क्यों माना, ये आपको 11th क्लास में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर यहाँ पे बताते हैं कि 18 भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पूरे हो जाते हैं फिर 8 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये वाला यूज करते हैं, फिर यहाँ पे 18 क्यों नहीं भरे। तो इसका आंसर आपको कौन सी क्लास में मिलेगा? 11। मैं यहाँ पे दे तो दूंगा पर आप लोगों के बाउंसर मार जाएगा। फिर आपको सब शेल, अभी तो हम लोग सिर्फ शेल पढ़ रहे हैं ना, K शेल L शेल, फिर हम लोग सब शेल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो शेल के अंदर भी ये चीजें हैं वो यहाँ पर निकल के आ जाती हैं, समझ में आया? इसलिए हम लोग जो है अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बस क्या समझना है कि L हमारे पास कितनी बार है? 2 बार। कैसे वो भी समझ लेंगे। ये समझ में आ गया हाइड्रोजन का। अभी ये कौन सी शेल है? K, और K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ये तो लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो किसी शेल में आते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ये हो गया। अच्छा अब देखो ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो हीलियम हो गया इसका हमारे पास ये बन जाएगा। इस K शेल में हमारे पास क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो लिथियम आएगा बेटा, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो आप मुझे बताओ 1 2 तो ये हो गया है ना। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि ये K शेल है, और K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके बाहर वाली शेल में जाना पड़ेगा, और इस बाहर वाली शेल में मैं 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर किसका आता है? बेरिलियम का। बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद फिर उसका कार्बन। सो रहा है हम बता तो इसलिए रहा है ताकि सर बीच बीच में देखे तो ऐसा लगे कि मेरी आवाज पहुंच रही है सर तक। बेटा ये सब काम तो मैं करके छोड़ चुका, तेरे से ज्यादा मैं सोता था क्लास में, और मैं सोता था तो पूरी क्लास को पता पड़ जाता था कि यहाँ भानु सो रहा है, खराटे मारता। कौन कह रहा है? चलो तो कहने का मतलब क्या है? बेरिलियम। तो बेरिलियम बेटा अंदर के तो ये 2 ही फिक्स रहेंगे ना। अब यहाँ पर आप कितने भर दोगे? ऐसी 2, तो ये कितना हो गया? बेरिलियम का हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ पर बनाए? तो ये समझ में आ गया K एलिमेंट शेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल इसको मिटा दूं। ये समझ में आ गया बोर के मॉडल क्या कह रहा था? बोर का मॉडल समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? बोर के 3 पॉइंट लिख देना आराम से, आपको समझ अब आ गया होंगे। मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ बेटा मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। कितने चाहिए तेरे को मार्क्स? पास होना है इसको तो। 24 हाँ कितने में से 24? 40 में 24 तो बहुत है, 60%। इससे ज्यादा क्या करोगे लाभ? देखो बेटा कभी भी ना परसेंटेज के पीछे ज्यादा मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। कंसेप्ट क्लियर भी तो होने चाहिए। कंसेप्ट के पीछे भागो, मैं कहना यही चाह रहा हूँ। लेकिन देखो अगर मार्क्स ऊपर नीचे आते हैं तो बेटा कभी भी जिंदगी में उदास मत होना मार्क्स को लेकर। नहीं सर, होना पड़ता है। होना पड़ता है। घर वाले देखते हैं ना, तो घर वाले इसलिए देखते हैं कि तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो। अगर तुम ढंग से पढ़ो और तब नंबर ना आए तो घर वालों को भी इतनी उदासी नहीं होगी। हाँ वो बात अलग है, पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये बहुत ही कम होता है कि आपके पढ़ने का नंबर ही ना है। हाँ इसका मतलब पढ़ता नहीं है, हैं? बेरिलियम के बाद बता बोरॉन में कैसे भरेंगे बेटा? K शेल। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 3। समझ में आ रहा है? बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास? तो मैं कितने भरूं कार्बन में? 1 2 3 4। कार्बन के बाद कितने आ जाएंगे इसमें? 5। ये न्यूक्लियर अंदर 2 तो रहेंगे। फिर उसके बाद
ऑक्सीजन में क्या कहानी रहेगी? 6 हो जाएंगे बेटा। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हैं क्लोरीन। कितने आ जाएंगे बेटा बाहर? 1 2 3 4 5 6 7। अगला क्या है? नियॉन में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी नियॉन हो गया। अब सुनो मेरी बात बेटा, यहाँ पर देखो ये हीलियम है। ये मैंने क्या बोला था आपको, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हीलियम के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, यानी कि ये ऐसी कंडीशन में है कि ये अपने शेल में बिल्कुल सेटिस्फाई करके बैठा हुआ है। के शेल में 2 ही आ सकते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई। ऐसे ही हमारे पास ये नियॉन है। नियॉन का देखो इस शेल में 8 ही आ सकते हैं ना, तभी तो हम लोग बाहर जाते हैं। इसीलिए हीलियम और नियॉन को हम लोग जो है इनर्ट गैस में बोलते हैं। हम लोग आगे समझेंगे इस बात का क्या मतलब है। नोबल गैस। नोबल गैस बोलते हैं, नोबल या इनर्ट बेटा। इलेक्ट्रॉनिक देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते है ना। तो जनरली यही होता है कि ये रिएक्ट नहीं करते, पर ऐसा 100% जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग देखोगे तो एक एलिमेंट है जिनॉन, उसके कंपाउंड पाए जाते हैं, पर जनरली मान के चलते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको नोबल गैस या फिर नोबल गैस इसलिए कि पूरा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट गैस इसलिए कि ये रिएक्ट नहीं करते। अब देखो 8 हो गए उसमें। अब अगला क्या होगा, जब 11 आएगा इसमें 2 तो यही रहेंगे, यहाँ पर 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। 2 4 6 8 10 हो गए। 10 हो गए। अब यहाँ पर जो सोडियम का बनेगा बेटा 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा। अब सुनो, मैंने एक चीज बोली थी के शेल में 2, इसमें 8, इसमें 18। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों आपको एल ही रखनी है। मैंने बताया था ना आप लोगों के लेवल पर अभी ये 2 एल मान के चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो है ना अगला जो शेल आता है ऐसी 2 एम आएंगे। जैसे यहाँ पे है ना, इसके हिसाब से अगर बताऊँ सच क्या है तो के, फिर 2 एल, फिर 2 एम, और जो अब तक 118 एलिमेंट हुए उसके हिसाब से 2 एम। अब बाद में पढ़ेंगे वो। अब देखो ध्यान से, Na हो गया। Na के बाद क्या आता है बेटा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कहानी क्या रहेगी? 1 2 3। यार ये पूरे 8 बनेंगे अंदर के, तो समझ में आएगी। यहाँ पर कितने बनेंगे? 2। ठीक है, ऐसी अब मैं सारे नहीं बना रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम के में 3, फिर सिलिकॉन के में 4, फिर फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 और आर्गन आया था। देखो अगेन आर्गन के में क्या आएगा? ये अंदर 2, फिर उसके बाद 8 आएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी शेल आएगी। देखो इसमें 18 एलिमेंट थे। यस सर। तो ये नंबर 18 है इसका। तो 18 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 और भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भर दो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक्चुअल में इसके हिसाब से इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते थे, लेकिन ये एक्चुअल में एल शेल है। हकीकत ये है कि अभी एल ही है, एम नहीं है। हाँ, जितने ज्यादा शेल्स बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन रेवोल्यूशन होती है उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। बेटा स्पीड जितने हमारे पास रहेंगे ना उनकी स्पीड उतनी है। वैसे तो सबकी लगभग डिपेंड करती है कि आपके पास जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप देखो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो वो ज्यादा तेज नहीं, वो कम मूव करेंगे, जो पास होंगे वो ज्यादा तेज मूव करेंगे, ठीक है। ये वीक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैं आपको और 2-3 चीजें भी करानी है, पहले ये समझ जाओ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहे हैं। ये क्लियर है यहाँ तक। अब मैं करा रहा हूँ आपको एक पोटेशियम का, एक कैल्शियम का, ठीक है। के कितना होता है? 19 नंबर होता है एलिमेंट का, और 19 का मतलब ये तीसरा, और 3 तो पूरे भर ही गए थे 18 तक। भाई 18 तक हमारे पास 3, तो हमें चौथा भी चाहिए होगा। तो देखो 2, इसमें कितने भरूं? 8 4 5 6 7 8। इसमें कितने भरूंगा? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कायदे में तो वैसे एम शेल दिख रही है, पर ये है नहीं, कंफ्यूज मत होना। इससे 18 हो गए, 19वां यहाँ पर आया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो 20वां इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के बाद कौन सा आता है? कैल्शियम। ये आ गया 2, इसमें यहाँ पर 8। समझ में आ रहा है ना सबको? और यहाँ पर भी 8 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 18,
और फिर लास्ट में कैल्शियम के लिए कितने आएंगे 2 और। तो ये आ गए कैल्शियम, तो इसमें 20 आ गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो ये जो था हमारे पास बोर साहब का मॉडल था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन शेल्स। अब इसके आगे की कहानी जो है हम लोग अगली क्लास में ही कर लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी, बोर का मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बोर का लिमिटेशन क्या था, पहली बात तो इन्होंने ये तो बताया था कि रिवॉल्व कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में ये भी बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। तो किसने बताया स्टेबिलिटी का? बेटा आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आने हैं, टेंथ तुम्हारे लेवल पे तो बोर पे ही खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में तो अगर सही तरीके से पूछें आज भी नहीं पता, रिसर्च चाहिए रही। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी आगे जब आप जाओगे तो ये वेव, पार्टिकल, ये सारी चीज़ें इसमें घुसेंगी। तो इनका जो लिमिटेशन है मेन अभी क्या है, वैसे आप लोगों के लेवल पर है नहीं। बोर का मॉडल तो समझ में आ गया। लिमिटेशन इनकी ये है कि ये नहीं बताते इट डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किए। पहला स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया एक तो ये पूरी तरह से, और दूसरा ये एक इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट और दूसरा होता है जीमन इफेक्ट। अभी देखो जो स्टार्क इफेक्ट होता है ये होता है इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो पाथ है उसमें कुछ चेंज आता है। वो ऐसा क्यों क्या होता है ये चीज बोर साहब नहीं बता पाए थे। वो जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से भी हमारे पास कुछ चीजें चेंज होती हैं। वो हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट। इफेक्ट बेटा जीमन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो किसका इफेक्ट बोलते हैं, जीमन। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इफेक्ट आता है वो हमारे पास किसका होता है, स्टार। ये सारी चीजें बड़ी क्लास में पढ़नी है हम लोग, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। एक बार मुझे बुक दिखा दो, ऐसा कुछ ना हो जो मैंने छोड़ दिया हो हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, पहले ये बताओ मैंने आपको न्यूट्रॉन्स रह गए हैं, चलो अगली क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, सिर्फ क्वेश्चंस, या अगली क्लास में करने होंगे, अगली में ही करने कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैं आपको वैलेंसी वगैरह बताऊंगा, आपको मैंने इलेक्ट्रॉन भरना सिखा दिया है। अगली क्लास में जहां तक है चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, वरना एक और क्लास में एनसीईआरटी के साथ खत्म तो कर ही देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने आ गए सबके अंदर, कैसे भरे जाएंगे। आज के लिए फिर बोर मॉडल के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।